चलो गिव अवे भी कर देते हैं आज आप लोगों के लिए। 2K23 से जुगाड़ करके मैंने डीलक्स एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन और आइकॉन एडिशन, तीनों ही एडिशन के जो कोड्स हैं उनको मंगवा लिया है। काम सिर्फ आपको 3 करने हैं। रोहित पंत गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर पे जाके फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि इन तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं जो कोड्स हैं वो दूंगा। और एक कोड नहीं है भाई, 10-15 से ज्यादा कोड है, तो सबको मौका मिल जाएगा अगर आप अपने जो शिकंजा है इन तीनों जगहों पर कस लेते हो। रोहित पंत गेमिंग पे तो शायद आज ही जो मैं मायराइस की वीडियो डाल रहा हूँ उसमें ही बता दूंगा, और ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी कर लो फॉलो, नोटिफिकेशन ऑन करके। अब देखो वो ये कि थोड़ा बहुत तो ऐसा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हैं और कोड तो भाई ऐसे लाखों में तो नहीं हो सकते ना। तो ठीक है, अब रेडी हो जाओ फिर गिव अवे के लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बहुत सारी मस्त और एक मिनट, हाँ कब चेक करना पड़ता है, कभी भी पोपट हो जाता है। आज बहुत सारी मस्त और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। तो इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो व्यूअरशिप लास्ट वीक की व्यूअरशिप से बड़ी है, क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.771 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप है 1.843 मिलियन व्यूअर्स। से डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया के लिए गो होम एडिशन था। मैंने शायद पिछले हफ्ते भी कुछ बोला था ऐसे रॉ की व्यूअरशिप कम हो रही है, फिर किसी ने कुछ बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कमेंट्स में कि व्यूअरशिप इसलिए कम हो रही है, और मैं उसके बारे में शायद बात नहीं करता, मेरे दिमाग से उतर गया वो। अभी वीडियो बनाने से पहले था मेरे दिमाग में, क्या था वो, मतलब था कुछ बट अच्छा पॉइंट था वो। बट कुल मिला के अभी रेसलमेनिया के गो होम एडिशन से पहले भी 2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप नहीं है। इसका तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी रीजन वैलिड हो सकता है कि रेसलमेनिया से पहले नहीं आ रही, तो फिर तो भाई 2 मिलियन की मतलब क्या ही बात कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये तो सीन चलता ही रहता है मंडे नाइट रॉ का ऐसा। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, और लोगन पॉल ने ये बताया कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया में एंड हो रहा है। उनका जो रूकी ईयर है वो खत्म हो जाएगा, अ गुड रूकी ईयर, ऐसा करके लोगन पॉल ने बता दिया कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म हो जाएगा। बट ओरिजिनली जो सुनने में आया था, आई थिंक वो 2024 तक का था कि लोगन पॉल ने तब तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। लेकिन अब खुद अपने पॉडकास्ट में अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो भाई फिर उनकी बातों के ऊपर बिलीव जो है वो किया जा सकता है। इवन गाइस कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पर बोली अपने आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में करियर को लेकर। लोगन पॉल ये कहते हैं, भाई देखो मैं जब भी कोई काम करता हूं ना, और अगर उस काम को मैं दोबारा से कर रहा हूं तो मैं उसको पहले से बेटर ही करना चाहता हूं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में करना इतना मुश्किल है कि अपनी पिछली परफॉर्मेंस को कैसे मैं उससे बेटर करके दिखा पाऊं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई आई थिंक पूरा मेरे लिए ही बना हुआ है। जिस टाइप का मैं क्रिएटर हूं, जिस टाइप का मैं एंटरटेनर हूं, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऐसा उन्होंने कहा। और देखा जाए तो सही बात भी है, लोगन पॉल काफी कांड करने में भी माहिर हैं, काफी सारी इधर उधर की चीजें भी वो करते रहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तगड़ा चैलेंज है, और उस पर वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं। मतलब सिर्फ बोलने वाला बंदा एक अलग होता है, लेकिन उसको करके दिखाने वाला बंदा भी है लोगन पॉल। वो हमने उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक के मैचेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। अब बहुत अच्छी तरीके से गाइस आप लोग रेसलमेनिया का स्टेज भी देखो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, नहीं बैठ ही जाओ दोनों सिचुएशन में, क्योंकि काफी खतरनाक है। सबसे पहले मैं आपको पहली पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे वो शुरुआत में वो डॉट 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 से करके नहीं आपको दिखा रहा था, कुछ तो ऐसा राउंड राउंड सा सर्कल है। अब पता चला भाई कि वो ऐसे स्टेयर्स टाइप का बनाया हुआ है, जैसे होता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉलीवुड में भाई ऐसे है ना, रेड कारपेट से एंट्रेंस ही हो रही है, वैसा करके कुछ है, तो उसको वैसा वाला फील दिया। इवन यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो जो गोल गोल सर्कल है उस पर रेड कलर भी लगाया हुआ है। आई थिंक ये कारपेट लगा है या फिर डिजिटली इसको चमकाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन रेड कलर की यहाँ पर थीम होने वाली है। अब ये तो पहले पिक्चर थी, दूसरी पिक्चर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके और होश खुल जाएंगे, होश उड़ जाएंगे सॉरी। बीच में आप देख सकते हो रैम्प भी है, मतलब कि दो ऐसे कैसे बताऊं, ऐसे होगा बीच में कुछ गोल और उसके बाद ऐसे करके रैंप होने वाला है। और एलईडीज तो इतनी सारी लगाई हुई है यहाँ पे। बीच में आप रेसलमेनिया का लोगो भी देख सकते हो, पीछे भी जो आपको ये सारे आरजीबी दिख रहे हैं ना, ग्रीन ब्लू रेड कलर, ये सारे कलर पे कुछ ना कुछ फ्लैश होगा जब कोई सुपरस्टार एंट्री करेगा, या फिर जब ये जो सेट है वो रिवील होगा। इवन दो वो जो है जो भी बोलेंगे उसको स्टेज जैसे, उसके बीच में जो रैंप है, उसके बाद दो साइड में भी 4 स्क्रीन है, 4 इधर और 4 इधर, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्राफिक अच्छे वाले चलाने वाले है। तो भाई ये कुछ अल्टीमेट लेवल का है सच में। अभी ये देखने से ही ऐसा लग रहा है, आपको कहा नहीं था कि जब मैं अगली स्टेज अपडेट दूंगा आपको तो काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा, और अब इससे काफी हद तक क्लियर आइडिया मिल रहा है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। आई थिंक नेक्स्ट जो स्टेज की अपडेट होगी उसमें फिर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं कह नहीं रहा था कि पूरी ये मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग टाइप की बना दी है, तो वो इसीलिए था क्योंकि उस पर स्टेयर्स लगी हुई हैं। सैल्यूट है भाई ट्रिपल एच को इस काम के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टेज के ऊपर इतना खर्चा किया जो कि सिर्फ विजुअल अपीयरेंस के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टेज अच्छा होने से रेसलमेनिया भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन चीजों पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई काम करती है, पैसा खर्च करती है, तो देख के भी अच्छा लगता है कि चलो फैंस को अच्छा दिखाने के लिए, फिर एक अच्छी शो की फील देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गोल्डबर्ग के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं, तो गोल्डबर्ग फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका कोई मैच है अभी पेंडिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट में। तो गाइस गोल्डबर्ग क्या करना चाहते हैं अपने लास्ट मैच में, गोल्डबर्ग की इच्छा है, उनकी विश है कि वो अपना जो लास्ट मैच है वो इजराइल में बुक करें और वहां पर जाकर वो रिटायरमेंट लें। अब क्या
क्या WWE इजराइल जाके कोई इवेंट करवाएगी और उसके बाद गोल्डबर्ग रिटायर होंगे? ऐसा होना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे हमने रिक फ्लेयर का भी सीन नहीं देखा था, उन्होंने रिटायरमेंट मैच अपना अलग से किया था, खुद का इवेंट बना के खुद की टिकट्स बेची थी, तो शायद हो सकता है गोल्डबर्ग कुछ ऐसा करे। तो ये कुछ गोल्डबर्ग का आइडिया है। अभी ये नहीं है कि हाँ बस उनका एक ही मैच होना है, हो सकता है WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, उसके बाद और मैचेस करें, और क्योंकि रोमन रेंस के साथ अभी भी गोल्डबर्ग ये कहते हैं उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, और गोल्डबर्ग की बात है WWE में सुनी जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने माइंड में रखने के लिए। तो देखते हैं क्या WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन होता है, और होता तो क्या पता उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा भी क्लॉज डाल दें गोल्डबर्ग की भैया मैं तभी साइन करूंगा जब मेरा इजराइल में भी कोई शो होगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि WWE मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं अगर हम गोल्डबर्ग के खुद इंडिविजुअल लेवल पर इसको करने को देखें। ऑस्टिन थ्योरी ने गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, क्या रिलेशनशिप है विंस मैकमैन के साथ में। आपको पता ही है विंस मैकमैन को पप्पा कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी का, उनका मजाक उड़ता है इससे, लेकिन एक्चुअल में क्या पहली चीजें हुई थी ऐसी ऑस्टिन थ्योरी और विंस मैकमैन के बीच में, उस वे में मत ले लेना। बात बताएं यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ने, वो कहते हैं कि जब मैं विंस मैकमैन के पास गया तो विंस मैकमैन ने खुद से मेरे को कहा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने आप को बोल के दिखाओ, और जो मैंने बात बोली उससे विंस मैकमैन को ये तो पता लग गया था कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, और जब मैं जा भी रहा था शो में तो विंस ने मुझे यही कहा था कि जो तुम हो वही रहना और तुम हो एक कॉन्फिडेंट इंसान। और जो मेरा सेल्फी वाला गिमिक था, मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन ने वो मेरे को इसीलिए दिया था क्योंकि वो मुझे टेस्ट करना चाहता था मेरी एबिलिटीज, मैं क्या रिंग में कर सकता हूँ, मैं कैसे फैंस के सामने एक एंटरटेनर बन के आ सकता हूँ। और एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी भैया, सोने की परख जौहरी को होती है, और वो काम विंस मैकमैन ने ऑस्टिन थ्योरी के साथ तो भरपूर अच्छी तरीके से किया है। एज भाई 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 बहुत तगड़ा बवाल करने वाले हैं हेल इन अ सेल में। क्या बवाल करने वाले हैं? उन्होंने स्पोर्ट्सनेट 590 द फैन के साथ एक इंटरव्यू किया जहां पे वो बताते हैं कि मेरे पास क्रेजी स्टूपिड आइडियाज है रेसलमेनिया हेल इन अ सेल मैच के लिए। मुझे पता नहीं है कि क्या वो अप्रूव होंगे WWE की तरफ से, और चांसेस है कि नहीं होंगे, बट देखते हैं क्या हो सकता है इसको लेके। और एज ने जब ये बोला कि अप्रूव होंगे या फिर नहीं होंगे, उससे तुम लोग क्लियर समझ लो कि एज के दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें हैं करने के लिए भैया, कुछ ऐसा जो कि शायद हम हेल इन अ सेल के स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट करते हैं, बट रिसेंटली हम लोग उसको देख नहीं रहे इतना। जैसे मुझे याद आता है लास्ट एक मूवमेंट आया था हेल इन अ सेल का, जो शेन मैकमैन कूद ही गए थे ऊपर से। अब मुझे नहीं पता इस मॉडर्न एरा में अब क्या होता है, क्या हो सकता है हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के साथ में। बहुत टाइम से हमने एक हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला मैच देखा नहीं है, हो सकता है एज वही काम करने जा रहे हैं रेसलमेनिया में। लेट्स सी क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है इसको लेके। और गाइस एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ क्रिश्चियन के बारे में, जो आपके लिए थोड़ी सी शॉकिंग होगी। क्रिश्चियन आपको पता है इस समय WWE के साथ साइंड नहीं है, वो AEW के लिए काम करते हैं। गैंगरेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ब्रूड के मेंबर है, लेकिन क्रिश्चियन के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता है वो AEW के अंदर उनका आने का तो चांस है नहीं। लेकिन गाइस सोर्सेस के अकॉर्डिंग टोनी खान ने अप्रूवल दे दिया है क्रिश्चियन को कि अगर कुछ ऐसा प्लान है कि क्रिश्चियन को भी रेसलमेनिया के अंदर फीचर करना है या फिर ब्रूड वाली चीज में उनको भी इन्वॉल्व करना है, तो टोनी खान को इससे कोई भी इशू नहीं होने वाला। अगर WWE ऐसा प्लान करे तो क्रिश्चियन भी रेसलमेनिया में एज की ब्रूड वाली चीज के साथ आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आई थिंक बहुत अच्छा होगा एक मूवमेंट बनाने के लिए भी, क्योंकि हेल इन अ सेल अपने आप में अच्छा मैच है। फिर उसमें ये डीमन बैलर आ रहा है एज अपने ब्रूड के साथ आ जाएंगे, गैंगरेल आ जाएंगे, पुराने ब्रूड की पूरी है ना सब कुछ ये अपना बैंड आके बना लेंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है इसको लेके। बट मैं एक्साइटेड तो इसलिए और हो गया हेल इन अ सेल मैच के लिए कि भैया एज ने कहा है कि उनके पास स्टूपिड क्रेजी आइडियाज हैं। जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे फाइनली कुछ ऐसा बोला है उन्होंने AEW के बारे में जो कि शायद उन फैंस को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकता है जो कि AEW की ज्यादा बुराई सुनना चाहते हैं या फिर ये पसंद नहीं करते कि अपना जॉन मॉक्सली बंदा डीन एम्ब्रोस कैसे AEW में चला गया। अपने ही वाइफ के साथ पॉडकास्ट में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने ये कहा कि सबसे ज्यादा भसड़ और ड्रामे अगर मैंने कहीं पर अपनी जिंदगी में देखे हैं पूरी प्रो रेसलिंग में, तो वो इस AEW कंपनी में। इसमें इतना सारा बवाल मचता है, मैंने आज तक कभी AEW के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोली, ऐसा जॉन मॉक्सली कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि चलती ही रहती है WWE में। फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा जॉन मॉक्सली ने क्यों बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि समर स्लैम में पिछले साल जो हुआ था, मैं एक फ्री एजेंट था, मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था AEW के साथ जो कि मैंने उनके साथ साइन किया हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना बाकी था, तो मैं लिटरली WWE चैंपियनशिप लेके समर स्लैम में भी आ सकता था, ऐसा कहा है जॉन मॉक्सली ने। थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि WWE की तरफ झुक रहे हैं जॉन मॉक्सली फिर डीन एम्ब्रोस, लेकिन रुको, खुश होने की जरूरत नहीं है। 2027 तक उन्होंने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट अब तो साइन है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो इसका मतलब कि WWE में आने का कोई चांस है नहीं। बट जैसा कि मैं कहता हूं, ये मेरी एक बोल्ड प्रेडिक्शन कह लो या फिर जो भी है, मुझे तो लगता है कि डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली WWE में जरूर आएंगे। आई थिंक हो सकता है अपने करियर के बिल्कुल एंड में है, लेकिन आना तो उनका पक्का ही है, और एक बार फिर से शील्ड तो फॉर्म होगी। हो सकता है बहुत टाइम की बात हो, लेकिन हाँ जॉन मॉक्सली ने ये कहा AEW के बारे में। कुछ फैंस तो खुश जरूर हो गएंगे कि एटलीस्ट चलो AEW की कुछ तो बुराई हुई यहाँ पे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और कोडी रोड्स को अप्रिशिएट किया है मैट कार्डोना ने। अब मैट कार्डोना की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, जैक राइडर की कुछ है ना ऐसा तो है नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। कोडी रोड्स ने वो काम करके दिखाया है जो कि सुपरस्टार्स नहीं कर पाते आज के टाइम में, और वो ये है
एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, सेम कैरेक्टर, सेम चीज, सेम अपीयरेंस, सेम वो चीज जिसके लिए पॉपुलर होते हैं कंपनी के अंदर, उसी को उन्होंने दिखाया WWE कंपनी में भी, जो कि इस समय मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है ना सिर्फ वो सुपरस्टार के लिए मुश्किल होता है कर पाना, इवन अलाउ करने को लेकर भी काफी लीगैलिटी भी काफी सारी होती है, लेकिन उसके बावजूद अपना सेम जो कैरेक्टर था अमेरिकन नाइटमेयर वाला, उसको WWE के अंदर जिस तरीके से कोडी रोड्स लेकर आए हैं, बिल्कुल स्मूथ उनका ट्रांजिशन है, इसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया और सच में ऐसा है भी, ये नोटिस नहीं करते फैंस। और छोटी सी बात मुझे लगा आपके साथ इसको मैं शेयर कर देता हूं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और WWE थर्सडे को एक मीटिंग करने वाली है और इस मीटिंग के अंदर बातें होंगी लास्ट मिनट चेंजेस की, जो कि WWE पॉसिबली करेगी रेसलमेनिया के कार्ड में। ये तो आपको पता ही है, हर बार रेसलमेनिया में लास्ट मिनट में काफी सारे चेंजेस होते हैं और वहां पे एक बहुत तगड़ी मीटिंग है। मतलब इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें डिसाइड होंगी, लाइक कौन मैचेस जीतने वाला है तो फिर लास्ट मिनट में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो ये थर्सडे वाली मीटिंग काफी अच्छी रहेगी। काश वहां पर हम अपना CCTV कैमरा और माइक वगैरह लगा देते तो तुमको सारी बातें पता चल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है गाइस थोड़ी सी कंसर्निंग रेसलमेनिया के लिए। अब रेसलमेनिया जो है लॉस एंजलिस में होने वाली है और गाइस इसके क्राउड के बारे में डेव मेल्टजर का कहना यह है कि ये जो क्राउड है ना, अगर इसको चीजें पसंद नहीं आएंगी शो के ऊपर तो ये शो से चला जाएगा। अर्ली लीविंग क्राउड उन्होंने कहा है कि भैया ये जो क्राउड है ज्यादा स्टिक नहीं करता। इवन WWE ने पास में भी यहाँ पर जो एक करवाया हुआ था शो, ये बहुत पुरानी बात है। यहाँ पे अगर मैं आपको मैच भी बताऊं यहाँ पे, तो वो ब्रेट हार्ट एंड शॉन माइकल्स का है। इसको लेके क्राउड जो है काफी जल्दी चला गया था और हो सकता है वाले सिचुएशन WWE दोबारा से फेस कर ले। हालांकि मेल्टजर ने ये जरूर कहा है कि कोडी एंड रोमन के मैच पर तो स्टिक करने वाले हैं वो पूरा नाइट 2 के एंड तक, लेकिन नाइट 1 की जब बात आती है, जैसे कुछ मैचेस को WWE तो बड़े लेवल पर देखे, लेकिन हो सकता है फैंस ना देखना, और वो मैच उन्होंने शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली का कहा है। तो ये काफी एक बैड साइन होता है WWE के लिए कि जब क्राउड मैच चलते हुए भी शो छोड़ के चले जा रहा है। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। टिकट ना भी एक बार को वो फिर भी हजम हो जाएगा, लेकिन अगर क्राउड जाने लगता है तो वो काफी बुरा होगा रेसलमेनिया में। आई होप ऐसी सिचुएशन WWE फेस ना करे, बट कंसर्न तो है ये वाकई में। नाइट 2 को लेकर तो आई थिंक WWE को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फैंस को भी पता है कि लास्ट तक को स्टिक करना है। लेकिन ऐसा हो सकता है नाइट 1 में काफी सारे मैचेस में एक तो डिसइंटरेस्टेड हो फैंस, और हो सकता है लास्ट तक टिके बिना। ऐसी सिचुएशन अगर ना है तो वो बड़े रहेगा, क्योंकि फिर हमको भी सब बेकार सा लगेगा थोड़ा सा। बाकी गाइस रोहितमंत गेमिंग ट्विटर और इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो, क्योंकि कोड्स वहीं पर आ जाएंगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।